गरी हासिल करना बहुत कम देखने के लिए आता है। तीसरे जो आयोजक हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिलकर उनके लिए उसको ताली बजा दें। भगत सिंह के बारे में जब कभी भी विचार करो तो हम सब लोगों के सामने में एक चित्र आ जाता है उनका। एक हैट लगाया हुआ एक नौजवान, एक छोटी छोटी दाढ़ी, उसको कई जगह के ऊपर में जो उनके चित्र देखने को मिलते हैं उसमें हाथ में पिस्टल लेके उनको दिखाया गया है कई जगह पर। मतलब एक ऐसी छवि उनकी बनाई हुई है कि जैसे भगत सिंह कोई हिंसा के जो है वो समर्थक, जो एक छवि बनाई हुई है उनकी, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई हिंसात्मक व्यक्ति थे। लेकिन भगत सिंह एकदम शांति प्रिय व्यक्ति थे। आराम से वो बातें करते थे, आराम से जो है कम्युनिकेट करते थे। एक बहुत अच्छे वो संगठन, जिसमें संगठन बनाने में उनकी क्षमता थी। अच्छे राइटर थे वो, लिखते अच्छा थे, बहुत समझाते बहुत अच्छा थे। और क्या होने वाला है भविष्य में और आज क्या हो रहा है उसका विश्लेषण बहुत सही तरीके से भगत सिंह करते थे। बहुत सारी बातें उनके बारे में हम लोगों को सुनने में मिली हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि भगत सिंह ने कभी भी अपने जेब में पिस्तौल नहीं रखी थी। यहाँ जब जगमोहन सिंह जी आए और चमनलाल जी आए, उनसे मैंने पूछा था कि भगत सिंह ने क्या पिस्तौल लेके घूमते थे हमेशा? उन्होंने कहा कि उनके जेब में कभी पिस्तौल रहती ही नहीं थी। उनके जेब में केवल एक इंग्लिश की डिक्शनरी, आजकल तो डिक्शनरी का चलन नहीं है, एक अंग्रेजी की डिक्शनरी हुआ करती थी उनकी एक जेब में, और दूसरे जेब में कोई ना कोई क्रांतिकारी बुक उनके, चाहे वो फ्रांस रेवोल्यूशन हो, चाहे जर्मन रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, आयरिश रेवोल्यूशन हो, मतलब यही सारी किताबें उनके जेब में हमेशा हुआ करती थी। तो ये छवि, सबसे पहले ये हम लोगों का कर्तव्य है कि जब कभी भी हम अपने साथियों के बीच में जाएं तो ये स्पष्ट कर दें कि भगत सिंह ने कभी अपने जेब में पिस्तौल रखी ही नहीं थी, और केवल साहित्य पढ़ने में उनकी रुचि थी, अध्ययन करने में उनकी रुचि थी, और आध्यात्मिक मार्ग से ही जो है वो जनता की समस्या को जो है वो उनका निवारण करना चाहते थे। दूसरी बात उनके बारे में बहुत सुनने के लिए मिलती है कि आजकल जो फोटोग्राफ आते हैं उनकी पगड़ी जो है वो केसरी कलर की पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है। भगत सिंह ने कभी केसरी पगड़ी जो है उन्होंने कभी पहना ही नहीं। उन्होंने केवल दो पगड़ी बांधी, एक काली पगड़ी बांधी उन्होंने, और केवल सफेद पगड़ी उन्होंने बांधी। इसको छोड़ के कोई दूसरे रंग की पगड़ी उन्होंने कभी बांधी ही नहीं। लेकिन हमारे जो शासक वर्ग हैं वो भगत सिंह को अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से भगत सिंह को बनाना चाहते हैं। तीसरा आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जो आप लोगों ने सुना होगा, पगड़ी संभाल जगता जो गाना है, नहीं वो मेरा रंग दे बसंती चोला, आप लोगों ने सुना होगा ना, पिक्चर में भी दिखाया उसको कि जब फांसी के फंदे पे जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला जो है वो गाना गा के जा रहे हैं। रंग दे बसंती चोला भगत सिंह ने कभी गाया ही नहीं, ये गाना उनका है ही नहीं। ये जो गीत है मनोज कुमार की जब फिल्म आई थी भगत सिंह, ये काल्पनिक गीत है जो मनोज कुमार ने फिल्म के अंदर में डाल दिया, और इतना वो मशहूर हो गया। जैसे पगड़ी संभाल जट्टा जो है वो ये जो है सर ये जो गीत जो मैंने कहा आपसे, जैसे वो गीत भगत सिंह ने ही गाया हुआ गीत,
लेकिन ऐसा कोई गीत उन्होंने कभी गाया ही नहीं। मैंने इनसे पूछा जगमोहन सिंह जी से कि भगत सिंह जो है वो गीत वीत कभी गाते थे कि इतना समय उनको मिला कि गाना गाते हैं वो? उन्होंने कहा कि उनकी जो राइटिंग्स है उसमें केवल 2 ही गीत वो गाया करते थे। एक तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, कोर्ट में जब भी जाते थे तो यही गाना गाते हुए वो जाते थे। यहाँ तक कि जब उनका वकील जो है आसफ अली, जो उनके वकील थे, उन्होंने भी एक जगह लिखा है कि जब वो जेल में उनसे मिलने के लिए गए तो अपने धुन में ही वो हाथ में उनके जो बेड़ियाँ थी वो उससे, और वो जेल की जो सलाखें थी उसको बजाते बजाते वो सरफरोशी की तमन्ना गीत गा रहे थे। और एक गीत जिसको वो बहुत गुनगुनाते थे, जो जेल की जो डायरी है उनकी, जो 404 पेज की जो डायरी उन्होंने लिखी है, उसमें अपने हाथों से उन्होंने ये गीत लिखा हुआ है जो कि कम्युनिस्टों का गीत है। उठ जाग, क्या है वो गाना पूरा, वो आपको पता होगा, जो कम्युनिस्ट का गीत है जो गाया करते हैं, लाडकर जी बहुत अच्छा गाते हैं वो गाना, उठ जागो रे बंदी, जो गीत है, अब खींचो लाल तलवार, वो अपने हाथों से उन्होंने वो जेल की डायरी में लिखा हुआ है। इसको छोड़ के कोई गीत उन्होंने कभी गाया ही नहीं। तो जिस तरीके की गलत फहमियाँ जो उनके बारे में फैलाई गई हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम धीरे धीरे उस गलत फहमियों को दूर करें लोगों के बीच में जाके। कि एक भगत सिंह को मतलब ऐसा दिखा रहे जैसे कि वो कोई मतलब RRR का हीरो है, जैसे वो रहता ना, एक RRR जो पिक्चर आई थी अभी, एक हाथ घुमाए कि 3 कुलांटी मार के जा रहा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा पिक्चराइज भगत सिंह को किया गया। लेकिन भगत सिंह जो है एक विचार थे, एक व्यक्ति के साथ में वो एक विचार थे, और क्या विचार थे उनके, वो धीरे धीरे हम जब अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भगत सिंह एक ऐसे परिवार से आए, तकरीबन पूरा ही परिवार जो है वो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हुआ है या आंदोलन में उन्होंने भाग लिया हुआ है। उनके जो दादा थे अर्जुन सिंह, हालांकि वो सिख परिवार के थे, लेकिन आर्य समाजी के लिए वो काम करते थे। पूरा परिवार जो है वो आर्य समाज के अंदर में था। मैंने ये बात भी पूछा उनसे, जगमोहन सिंह जी से, कि भाई सिख होने के बाद में आप आर्य समाज में जाने की क्या ज़रूरत थी उनको। लेकिन उन्होंने बताया कि आर्य समाज का एजुकेशन सिस्टम उस वक़्त में बहुत अच्छा था। उनके कॉलेजेस थे, उनके स्कूल्स थे, तो वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने आर्य समाज के जो स्कूल है वहाँ पर अपना शिक्षण लिया है। उनके चाचा जो थे अजीत सिंह, उन्होंने भी वहीं पर लिया। उनके दूसरे चाचा थे स्वर्ण सिंह, उन्होंने भी वहीं पर उन्हीं के कॉलेजेस में, उन्हीं के स्कूल में जो है वो शिक्षा उन्होंने ली है। इसलिए आर्य समाज का जो कह रहे हैं कि आर्य समाज के समर्थक थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा था। एक एजुकेशन के लिए वो उस स्कूल के अंदर में वहाँ पर गए। लेकिन पूरा ही परिवार जो है, उनके जो पापा थे, जो फादर थे उनके हरिकिशन, वो भी जेलों में गए आज़ादी की लड़ाई के लिए। उनके चाचा अजीत सिंह जो हैं, जिन्होंने एक बहुत मशहूर गीत लिखा हुआ है, वो गीत आप लोगों ने सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा जो गीत है, लाला लाजपत राय के साथ में किसान आंदोलन को लीड करते हुए उन्होंने ये गीत वहाँ पर लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा। मतलब एक संदेश दिया उन्होंने वहाँ के जितने भी किसान हैं कि अपनी पगड़ी संभालो, तुम्हारा माल ये सारे अंग्रेज जो है ये लूट के लेके चले जा रहे हैं यहाँ से। क्योंकि किसानों की जो समस्या थी वो उस वक़्त भी वैसी थी जैसी अभी आज यहाँ पर चल रही है। भगत सिंह को जाके करीब 100 साल हो गए। 1907 में जो है ये किसानों का मूवमेंट चल रहा था, जिसको लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने, जो भगत सिंह के चाचा हैं, जिन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया था,
आज देश आज़ादी के 75 साल के बाद भी, 77 साल के बाद भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हुए थे। 1 साल तक वो मूवमेंट चला। अजीत सिंह ने क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट किया, उसको लीड किया, उसको सामने में आके आंदोलन को लीड किया, इसके लिए इनको जो है बर्मा भेज दिया गया था। उस वक्त 1907 में बर्मा की जेल भेज दिया गया था इनको। 38 साल वो जेल में रहे। 38 साल, आप सोचो कि 38 साल 1907 के बाद में 38 साल वो जेल में रहे। और उसके बाद में फिर जब देश आज़ाद होने वाला था, कुछ एक साल पहले उनको ले आए भारत में। बाद में कुछ समय वो पंजाब रह गए, बाद में वो डलहौजी चले गए जहाँ उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और उस बंदे का कमिटमेंट देखिए, उस परिवार का कमिटमेंट देखिए आप, कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और नेहरू जी ने भाषण दिया, वो नेहरू जी के स्पीच सुनने के बाद, वो भाषण सुनने के 2 घंटे के बाद में वो अजीत सिंह की हार्ट अटैक आके उनका देहांत हो गया। यानी उनका आखिरी सेंटेंस था कि जो काम हमने करना था वो काम हमने कर दिया, अब देश आज़ाद हो गया। मतलब ये कमिटमेंट वो परिवार। उनके जो दूसरे चाचा थे स्वर्ण सिंह, वो भी जेल में थे। जेल में उनको बीमारी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गए थे। उस बीमारी की हालत में जेल से जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद में उनका भी देहांत हो गया। मतलब देशभक्ति के, देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों ही चाचा शहीद हो गए। उनके पिताजी को बार बार जो है, कभी जमानत लेने के लिए, कभी किसी को छुड़ाने के लिए, कभी कोई ज़मीन बेची जा रही, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ हमेशा ही रही उनको। कई बार मैं कहता हूँ लोगों से, बच्चों से, कि जो बात हम लोग कहते हैं ना कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन बाजू वाले के यहाँ पैदा होना चाहिए, मेरे यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि क्रांति की जो राह है वो इतनी कठिन है कि हर किसी के बस की बात नहीं है उस रास्ते के ऊपर में चलना। जो लोग कहते हैं ना भगत सिंह बाजू वाले के यहाँ पैदा हो, हमारे यहाँ नहीं पैदा होना चाहिए, इसी कारण से वो कहते हैं। जो पूरी तकलीफ उस परिवार ने सही, वो केवल वो परिवार ही जान सकता है। दूसरे के बस की बात नहीं है उसको पहचानने के लिए। भगत सिंह का पूरा जो आरंभिक जो उनका हुआ शिक्षण हुआ, वो तो उनके गांव में ही हुआ था। उसके बाद वो लाहौर चले गए, नेशनल स्कूल में चले गए, नेशनल कॉलेज जो लाहौर का था वहाँ उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब आप देखिए कि नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में देश में वैचारिक क्रांति आना शुरू हो गई। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था, जब उनका सत्याग्रह शुरू हुआ, एजुकेशन सिस्टम को नेशनलाइज करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें बदलाव आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने नेशनल स्कूल्स और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है उस वक्त में गठन किया हुआ। जो बनारस यूनिवर्सिटी है उसी वक्त की है, लाहौर यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज, नेशनल कॉलेज उसी वक्त का है, गुजरात यूनिवर्सिटी उसी वक्त बनी है। नेशनल कॉलेज में जब एडमिशन हुई, वहाँ पे लिटरेचर जो उनको प्राप्त हुआ, वहाँ द्वारकादास लाइब्रेरी जो है उसका गठन किया गया। लाला लाजपत राय ने बहुत सारी किताबें जो हैं उस द्वारकादास लाइब्रेरी के अंदर में लेके आई। उसमें कम्युनिस्ट लिटरेचर भी काफ़ी उस वक्त में लाया गया जो कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि नेशनल कॉलेज हो गए तो लिटरेचर भी मिलने लगे। आज हम लोग जो देख रहे हैं कि आपके सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट हो गए। आपके बहुत ही कम स्कूल ऐसे बचे हुए हैं जो सरकार चला रही है, या तो हिंदू ज्ञानपीठ वाले स्कूल चला रहे हैं,
ये आरएसएस की संस्थाएं जो है वो स्कूल चला रही हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं। अब ये सारे कॉलेज जब चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना हिंदू ही लिटरेचर वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। जो आर्य समाज ने किया था वो उस टाइम पर जब पंजाब में जब उनके स्कूल कॉलेजेस थे। हम लोग हमेशा एक बात को ध्यान देते हैं कि DYFI की मेंबरशिप कम हो गई, ऑल इंडिया स्टूडेंट बाकी SFI की मेंबरशिप कम हो गई। आपके जो स्कूल और कॉलेजेस के जो संस्थापक हैं वो यही चाहेंगे कि आप केवल और केवल वही लिटरेचर पढ़ें जिसके विचारधारा पे वो चलते हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं। ABVP की मेंबरशिप बढ़ रही है, बढ़ रही है वाली, क्योंकि वो स्पॉन्सर वो लोग करते हैं, वो स्पॉन्सर रहे हैं उसके। तो जो किताबें भगत सिंह को उस वक़्त में मिली, जो नेशनल कॉलेज में जाने के बाद में द्वारकादास लाइब्रेरी में जो किताबें रखी गई, वो लिटरेचर पढ़ने के बाद में उनको समझ में आया कि मुख्य समस्या क्या है देश की। हमारे पंजाब के अंदर, हमारे नहीं कहना चाहिए, हम सब लोगों के पंजाब के अंदर, अब तो खैर डिवाइड हो गया पंजाब, वो तो आधा पाकिस्तान में चले गया। बहुत मूवमेंट हुए उस वक़्त में वहाँ पर। कुछ मूवमेंट की जानकारी आप लोगों को होगी, जलियांवाला बाग की जानकारी आप लोगों को होगी, लेकिन ननकाना साहब का कोई आंदोलन हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, ये आपको पता नहीं होगा शायद। जलियांवाला बाग के बाद में ननकाना साहब का एक बहुत बड़ा मतलब वैसा ही हुआ जैसा जलियांवाला बाग में हुआ था। पंजाब में उस वक़्त में हुक्का मूवमेंट हुआ था एक बहुत बड़ा। 1857 के बाद में राम सिंह कूका का एक मूवमेंट हुआ था। राम सिंह कूका को पूरा का पूरा महात्मा गांधी ने फॉलो किया, पूरा एज इट इज महात्मा गांधी ने फॉलो किया है उनको। राम सिंह कूका ने पहले बार ही आह्वान किया था वहाँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सरकार की बनाई हुई सड़क पे नहीं चलेंगे, वो सरकार के बनाए हुए डाक खाने का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सरकार के बनाए हुए स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, वो सरकार के दिए हुए पहनावा नहीं पहनेंगे, वो अपने ही पहनेंगे जो पहनते हैं। कूका आज भी वही पहनते हैं, आज भी वो सूती ही पहनते हैं कूका, अगर कुछ 2-4 बचे होंगे तो। पूरी तरह उन्होंने अंग्रेजों का बहिष्कार किया। उस कूका मूवमेंट को कुचलने के लिए उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने करीब 70 कूका के जो फॉलोअर्स थे उनको तोप के सामने खड़े रह के उनको उड़ा दिया। और जो राम सिंह कूका थे उनको भी उन्होंने बर्मा भेज दिया, जहाँ बर्मा में जाने के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन आज भी कूका के बहुत समर्थक हैं जो पंजाब में कभी ना कभी हम लोगों को देखने मिलते हैं। उनकी दाढ़ी भी अलग होती है, सफ़ेद कपड़े पहन के रखते हैं वो, उनके कपड़े भी जो है वो सूती कपड़े पहनते हैं। वो गुरुद्वारे से ही उनका जो खाना पीना पानी जो है वो सारा गुरुद्वारे से ही करते हैं। तो 1857 के बाद में कोई मूवमेंट अगर हुआ, बड़ा मूवमेंट अगर कोई हुआ तो वो कूका मूवमेंट हुआ पंजाब में। दोबारा जो है 1907 में गदर पार्टी का एक बड़ा मूवमेंट हुआ। गदर पार्टी हालांकि सेंट फ्रांसिस्को में बनाई थी, लेकिन गदर का एक ही उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति करो, हथियार लो और अंग्रेजों को मार के यहाँ से भगा। मतलब केवल एक ही उनका उपदेश था कि इनको भगाना कैसे। पूरे कनाडा में, पूरे अमेरिका में गदर पार्टी का जो है वो गठन होना शुरू हो गया। पंजाब में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि भगत सिंह उनकी काफ़ी फॉलो करते थे करतार सिंह सराभा को। करतार सिंह सराभा 18-19 साल के थे उस वक़्त में, जिन्होंने ये कोशिश किया था कि वो मिलिट्री के अंदर में जो है वो
रिवोल्ट लाने की कोशिश करेंगे। उसका कैरेक्टर देखिए, मतलब जो एक रेवोल्यूशनरी होता है उसका कैरेक्टर किस तरीके से होता है। ये जो है करतार सिंह सराभा, इनको पैसे की जरूरत है। इनके और इनके एक साथी ने ये किया कि रात को एक जगह डकैती किया गया। तो घर के अंदर में गए तो घर में एक बूढ़ी सी औरत थी और एक जवान सी लड़की थी, मतलब दादी और उसकी बेटी पोती, वो घर के अंदर में थे। काफ़ी पैसे वाले लोग थे। उन्होंने कहा भाई आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे को आपके कोई जेवर है, जो पैसे हैं वो हमको चाहिए, क्योंकि ये पैसे से हम हथियार खरीदेंगे और हथियार खरीद के जो है हम ये अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो दादी ने उससे कहा करतार सिंह को कि ये जो पैसा है, ये जो ज्वेलरीज है, ये बेटी के जो है वो शादी के लिए रखे हुए हैं। इनके शादी के लिए कुछ छोड़कर बाकी तुम लेके चले जाओ, अगर तुमको लेके जाना है तो उसका जो साथी था करतार सिंह का, उसने वो लड़की की तरफ थोड़ा गलत नज़र डाल के देखा। तो वो ध्यान चले गए करतार सिंह का कि ये मतलब इसके जो इरादे कुछ ठीक नहीं नज़र आ रहे। तो करतार सिंह ने उसको बोला कि तुम इससे माफ़ी मांगो। ये जो यहाँ पर है, जिसके साथ में आप बदसलूकी करने की कोशिश कर रहे हो, इसके साथ इसको आप माफ़ी मांगो आप, क्योंकि ये क्रांतिकारी का जो है कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो उसकी दादी ने भी बोला उसको कि तुम तो कोई ऐसा लगता नहीं कि गुंडे बदमाश या लुटेरे टाइप हो, तुम है कौन। तब उसने कहा कि मैं करतार सिंह सराभा हूँ। वो बंदे ने ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने के लिए लगाया उसको। बाद में उस बंदे ने अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, जाकर उनको बताया कि भाई ये करतार सिंह सराभा के क्या मंसूबे हैं, वो क्या करना चाह रहा है, जिसको लेकर जिस दिन वो एक्शन करने वाले थे तो करतार सिंह को अरेस्ट किया गया। कोर्ट के अंदर में उन्होंने बयान दिया कि हाँ मैंने ये काम किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अंग्रेज़ों को जो है उसको भगाना ज़रूरी है। उसको मजिस्ट्रेट ने बोला कि आप कल आ जाना, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि आप अभी छोटे हो, 18 साल से नीचे हैं, आप कल बयान दें। उसने बोला कल क्या बयान देना है, कल भी वही बयान देना है जो आज मैंने दिया है। तो उन्होंने कहा आपको पता है इसकी सज़ा क्या है। बोले हाँ मुझे पता है, मुझको फांसी हो जाएगी। वो बंदे को फांसी दे दी, जिसको भगत सिंह बहुत फॉलो करते थे। दूसरा एक किस्सा जो है भगत सिंह को जो बहुत मतलब जिसको वो बार बार याद करते थे, पंजाब में एक तलवार फैमिली हुआ करती थी, जो 7 भाई थे, वो 7 तलवार ब्रदर, 7 ब्रदर थे। वो सातों के सातों मतलब आज़ादी की लड़ाई में जो है वो शहीद हुए हैं। उनका एक हरिकिशन तलवार जो है, अगर आप जाएंगे तो शायद मिल सकता है, आपका अगर लिटरेचर अगर आप ढूंढेंगे तो हरिकिशन तलवार की कुछ मतलब मिल सकती है, आपको कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। ये तलवार वही है जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वेश बदल के काबुल भेजा था। तो वही तलवार फैमिली है, उसका वेश बदल दिया सुभाष चंद्र बोस का, उसको काबुल, भारत से काबुल भेज दिया था उन्होंने। वो पुलिस में थे अंग्रेजों के। उसने अपने बेटे को ट्रेनिंग दिया कि कन्वोकेशन हॉल के अंदर में गवर्नर आने वाले हैं, तो उसको गोली मारनी है। आप सोचो ये किस्सा, मतलब एक बाप जो है वो अपने बेटे को ये ट्रेनिंग दे रहा, गोली इसलिए चलाना सिखा रहा कि कन्वोकेशन हॉल के अंदर में गवर्नर आने वाला है और जब वो स्पीच देने के लिए खड़े होंगे तो आपको उसको गोली मारना है। पूरी ट्रेनिंग हो गई, वो दिन भी आ गया कन्वोकेशन हॉल का। बाकायदा हरिकिशन तलवार ने जाके अपनी जगह ले ली जहाँ पर उसको जगह मिली, और जैसे वो गवर्नर खड़े हुए, उस वक्त में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे राधा कृष्णन, वो चीफ गेस्ट थे उसके, उस प्रोग्राम के। तो जैसे वो गवर्नर खड़े हुए तो इसने भी कुर्सी के ऊपर खड़ा रहकर उसको गोली मारी।
अब गोली जो है उसको यहाँ लगने के बदले इस जगह पे लग गई जाकर, पकड़ा गया। वो गवर्नर तो बच गया क्योंकि गलत जगह गोली लग गई। अब एक बाप जो है वो जेल के अंदर में अपने बच्चे से मिलने जा रहा है। इसके बाप का लिखा हुआ किस्सा है ये कह रहा है कि मैं जेल के सामने से चले गया, वहां से चले गया, वापिस आ गया, मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है। कहता उसको पुलिस वालों ने इतना मारा था कि उसका पूरा मुंह जैसे सूजा हुआ पड़ा हुआ था, पूरा खून खून हो गया था उसका। कहता मैंने उसको पहचाना ही नहीं, लेकिन जब वो मेरे को देख के थोड़ा सा मुस्कुराया तो मुझको लगा कि यही मेरा बेटा होना चाहिए। अब मैं भी बाप हूँ, आप भी किसी न किसी के बच्चे हैं, आप उस पोजीशन को आप इमेजिन करने की कोशिश करें। मतलब कितना पागलपन होना चाहिए उस आज़ादी की लड़ाई में जाने का, स्वतंत्रता आंदोलन में जाने का कितना पागलपन होना चाहिए कि वो बाप उसको पूछ रहा तेरे को एक गवर्नर को गोली नहीं मारी क्यों? कोई भी यही पूछेगा ना, यार तेरे को ज़्यादा मार दिया क्या, कुछ हो गया क्या? उसको पूछा कि तेरे को एक गवर्नर से गोली नहीं मारी गई। वो बेटा उसको बोल रहा अरे जो चेयर मेरे को मिली थी उसके कब्जे जरा कमजोर थे, तो मैं खड़े हुआ था, वो चेयर हिल रही थी नीचे से, इसके लिए मैं उसको गोली नहीं मार सका। आप सोचो ये कैरेक्टर जो है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे सामने में आए हुए हैं, ये इतिहास कोई किसी को बताता नहीं है। ये इतिहास किसी को नहीं पता होगा कि ये इस तरह लोगों ने अपनी शहादत दी हुई है आंदोलन के अंदर में। करतार सिंह सराभा के साथ में विष्णु गणेश पिंगले हमारे महाराष्ट्र की हैं, जो जिनको फांसी हुई थी लाहौर जेल के अंदर में, एक साथ फांसी हुई थी। क्योंकि महाराष्ट्र का, पंजाब का, बंगाल का, यूपी का बड़ा कनेक्शन रहा हुआ उस वक्त में। तो ये सारी जो हरकतें भगत सिंह ने देखा, क्योंकि भगत सिंह बहुत छोटी उम्र में ही, जलियांवाला बाग का केस उनके सामने में हुआ, आप सब जानते हैं, क्योंकि वो सारा केस बार बार बताया जाता है, पिक्चरों में बताते हैं कि भगत सिंह लाहौर से गए और जलियांवाला बाग की जो मिट्टी साथ में लेके आ गए अपने। हालांकि कुछ रिएक्ट नहीं किया उनके ऊपर में उन्होंने। 15 साल की उम्र में ही 1921 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उस पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चंद्रशेखर आज़ाद में उसमें पार्टिसिपेट किया, सुखदेव, बाकी जितने भी बटालियन थी इनकी, पूरे उत्साह के साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन में काम किया। लेकिन जब चोरा चोरी का कांड हुआ, जब पुलिस जो चौकी थी उसको जला दिया और गांधी जी ने देखा कि अच्छा मौका है कि आंदोलन को वापस ले लो, क्योंकि गांधी जी के उस आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो उन्होंने ये मौका देख लिया कि अब धीरे से ये आंदोलन को वापस ले लो। उन्होंने वापस ले लिया आंदोलन वापस होने के बाद में, क्योंकि उस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद उस वक्त 15 साल के थे, वो उनको 30 कोड़े मारे गए। जिन्होंने उनके बारे में लिखा है वो कहते हैं कि इतना खूनाखून हो गए, वो हर बार कोड़े मारते थे, हर बार महात्मा गांधी की जय बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तब फिर क्रांतिकारियों ने अपना एक अलग सा ग्रुप बना लिया, क्योंकि उस वक्त में जो क्रांतिकारी मूवमेंट है वो तकरीबन शुरू ही हो चुके थे। बंगाल के अंदर में अनुशीलन कमेटी थी, युगांतर कमेटी थी, महाराष्ट्र के अंदर बाकी जगह छोटे छोटे ग्रुप जो है वो फॉर्म हो गए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इन सब ग्रुप को इकट्ठा किया। इस ग्रुप को इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन बनाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो सचिंद्रनाथ सान्याल ने जिस वक्त बनाया, सारे अपने क्रांतिकारी जो है उसके सदस्य बन गए। उसके बाद में जो है काकोरी का ट्रेन जो है वो लूटने का काम हुआ, सरकारी खजाना उन्होंने लूटा।
सरकारी खजाना लूटने के प्रयास में आधे से ज़्यादा क्रांतिकारी तो जो है वो पकड़े गए। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, उसमें अशफाक पकड़े गए, रोशन ठाकुर पकड़े गए, और एक साथ में था, उनके मेरे नाम याद नहीं आ रहा, 4 लोग पकड़े गए। राजेंद्र लहरी, 4 लोगों को फांसी हुई थी उसमें। ये पूरा का पूरा जब आंदोलन भगत सिंह के दिमाग में आया, शिव वर्मा ने अपने किताब में बहुत सुंदर लिखा है, उसकी जो स्मृतियाँ दी हुई है शिव वर्मा जी ने, उसमें उन्होंने कहा कि जिस वक़्त में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लहरी ठाकुर जब जेल में थे, तो क्रांतिकारियों को लगा था कि इनको हम छुड़वा लेंगे जाके। उनको लगा कि इनको हम जेल से छुड़वा लेते हैं जाकर। उन्होंने कहा कि भगत सिंह बहुत मेरे घर आया करता था उस वक़्त में, लेकिन उस वक़्त उसने अपना नाम मुझको रंजीत बताया था, उसने ये नहीं बताया था कि भगत सिंह, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अंडरग्राउंड कर दिया था कि मैं रंजीत हूँ और मुझको इस काम से मैं आया हूँ। तो शिव वर्मा बता रहे थे कि उनकी किताब में लिखा है उन्होंने कि क्रांतिकारी जब किसी ऐसे गतिविधि को जब अंजाम देने जाते थे तो उसको एक्शन बोलते थे। मतलब ऐसे हरकिशन तलवार ने गोली मार दी, ये एक्शन हो गया। किसी भी अंग्रेज को मार देना, शहीद हो जाना, ये एक्शन हो गया है। तो कहते हैं एक्शन लेने की बारी आई, जब ये 4 साथियों को जेल से छुड़वाने की जब बारी आई, तो कहता भगत सिंह ने जयदेव कपूर का नाम लिया। तो शिव वर्मा बड़ा नाराज हो गया कि मेरे घर में रहा हमेशा, मैंने इसको खाना खिलाया, सब कुछ मैंने इनको करवाया, और नाम जो है वो जयदेव कपूर का लिखा। तो शिव वर्मा कह रहे थे कि मैं, क्योंकि सोने के लिए तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, उन्होंने लिखा कि एक चारपाई थी हमारे पास में, और हम तीनों एक ही चारपाई में सोते थे आकर, तीनों एक ही चारपाई के ऊपर में सोए हुए हैं। धीरे धीरे जो है वो कहते भगत सिंह की पूरी ले लेता था, बाकी सब तो हम लोग नीचे गिर जाते थे धीरे धीरे। तो वहाँ शिव वर्मा कहते कि मुझको कहने लगे, जब मैंने उनसे बात नहीं किया, तो कह रहे कि तुम नाराज हो गए मुझसे कि मैंने तुमको एक्शन के लिए नहीं लिया। तो उन्होंने बोला हाँ मैं नाराज हूँ। अब यहाँ से भगत सिंह का कैरेक्टर जो है वो पूरा बदल जाता है, क्योंकि भगत सिंह उसको कहते हैं कि आज तक हमने इतनी शहादतें दी हैं, हासिल क्या हुआ? हम जो चाह रहे हैं, जो एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसकी तो हम बुनियाद का एक पत्थर भी हम लगा नहीं पाए उसमें। तो उन्होंने कहा मेरी बहुत इच्छा है इस बात को लेकर कि तुम अच्छा लिखते हो, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो आप लेखन का काम करो, और इसके बाद में जो है, जो हमारा जो ग्रुप होगा ये अहिंसा के मार्ग को त्याग देगा, हिंसा के मार्ग को त्याग देगा। यहां से उन्होंने कहा कि हम अब वैचारिक क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने एक कविता उस वक्त कही जो शिव वर्मा ने लिखी है, आपको मिल जाएगी इसके अंदर में, कि नींव का पत्थर बनो तुम और अपने सीने में बर्दाश्त करो भारी इमारत का बोझ, कष्ट कर सहन करने में करो सच्ची शरण, मत करो ईर्ष्या द्वार पे जड़े उस पत्थर पे जिस पे उड़ेलता है जग सारी प्रशंसाएं। उन्होंने कहा कि सारे सूरमा बनना चाहते हैं, सबको नाम लिखाना है इतिहास के अंदर में, लेकिन अब बुनियादी अगर कमज़ोर होगी तो आपकी जो नींव कमज़ोर होगी तो आपकी बिल्डिंग आप तो ऐसे ही धराशायी हो जाएगी। इसलिए आज तक हम स्वतंत्र आंदोलन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इस रास्ते को बदलना पड़ेगा। वहाँ से उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करते करते जिस तरीके से आप DYFI बना रहे हैं, SFI आप बनाते हैं, भगत सिंह ने अपने अध्ययन के द्वारा
जो दूसरे दूसरे देशों में किस तरीके से क्रांति हो रही है, किस तरीके से कैसे वो कार्य कर रहे हैं, जो किताबें उनको उपलब्ध हुई, उससे उनको लगा कि एक नौजवान भारत सभा बनानी चाहिए। वहाँ से उनका कंसेप्ट आया, क्योंकि यंग इटली, यंग आयरलैंड, यंग फ्रांस, मतलब इस तरीके से ग्रुप थे वहाँ पर। तो जब उन्होंने देखा कि इस तरीके के जो ग्रुप बने हुए हैं, जो क्रांतिकारी पार्टियों के बनते हैं, उन्होंने भी नौजवान भारत सभा का गठन किया। लाहौर में उन्होंने लाहौर स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन किया, पंजाब में पंजाब स्टूडेंट एसोसिएशन का उन्होंने गठन किया। इस तरीके से एक विचारधारा को लेकर वहां से भगत सिंह ने काम करना शुरू किया। अब जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया। देखिए कितना फर्क आ गया उसके अंदर। हालांकि अक्षर तो एक ही लगता है, वो सोशलिस्ट, लेकिन पूरा कंसेप्ट ही उन्होंने चेंज कर दिया। वहां से पूरा कंसेप्ट उन्होंने बदल दिया आंदोलन का। यहां वो कह रहे हैं कि हमें देश की आज़ादी के साथ साथ जनता की भी आज़ादी चाहिए। देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जनता कैसे आज़ाद होगी? एक लेख में उन्होंने लिखा भी है ये सारी बातों को कि लॉर्ड इरविन की जगह में अगर पुरुषोत्तम दास बैठ जाएगा तो होने क्या वाला? शोषण में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। उनके एक लेख में लिखी है इस बात को उन्होंने, और अपने बकायदा पूरे इरादों के साथ में, मतलब उनके दिमाग में पूरा प्लान था कि मैंने क्या करना है। पूरे प्लान के साथ में वो असेंबली में गए। 8 अक्टूबर 2028 की घटनाएं शेयर हुई, मेरे पास लिखी हुई है एक दो। जो असेंबली में उन्होंने बम डाला 8 अप्रैल की है 1928 29 28 29 29 की बात है। तो 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने जब वहां पर बम डाला तो वहां 2 बिल पास होने वाले थे। कौन से बिल पास होने वाले थे? एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये 2 बिल उस वक्त में असेंबली में पास होने वाले थे। उन्होंने उस बिल के खिलाफ में असेंबली में गए और ऐसी जगह देखी कि जो खाली जगह, जहां किसी को नुकसान ना हो, ऐसी जगह पे उन्होंने बम फेंका। और वहां उन्होंने कहा कि हमने बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया है, आवाज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने ये धमाका किया है। और इसमें बहरे कौन है? आप लोगों के हिसाब से कौन बहरे हैं? आप लोगों के हिसाब से बहरे कौन है? उन्होंने बोल दिया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। वो बहरे हम लोग हैं। उन्होंने वो घटना करके हम सब लोगों को जागृत किया कि अरे उठो, तुम ये क्या कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने अपना वक्तव्य दिया असेंबली के अंदर में और कहा अपने सारे के सारे असेंबली मेंबर्स को कि आप जाओ यहाँ से, अपने अपने असेंबली में जाओ, लोगों को जाके इस बिल के बारे में जो है जागृत करो। ये कितना गलत काम यहाँ पर वो करने जा रहे हैं। इस तरीके का आह्वान उन्होंने किया। देखिए वैचारिक किस तरीके से, मतलब उसकी स्टडी कितनी ज़बरदस्त होना चाहिए, कितनी स्टडी होना चाहिए किस बात की। वहाँ पर गांधी जी से पूछा तो गांधी जी ने कहा है कि ये बम का साम्राज्य कर रहे हैं, कल्ट ऑफ बम, अंग्रेजी का उसका लिखा हुआ है। उसके खिलाफ में भगत सिंह देव कितना प्यारा बोला। उन्होंने बोला कि ये फिलॉसफी बम था, ये एक विचारधारात्मक बम हम लोगों ने वहाँ पर फेंका हुआ है। उनको अच्छे से पता, उन्होंने कोई वहाँ पर विवाद नहीं किया। खुद जो है वो जेल के अंदर में गए, चलते चलते वो तो खुद बुलाया उन्होंने उसको, सिपाही को तो डर रहा था कि ये क्या करेगा, खुद ही बुलाया कि भाई हमको अरेस्ट करो। आप बटुकेश्वर दत्त को, उसको उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में मुकदमा चला उनके ऊपर में। वहाँ जाकर वो कह रहे हैं कि हमें आम कैदियों के समान बर्ताव नहीं होना चाहिए, हम एक राजनीतिक कैदी हैं।
हमने सरकार से युद्ध छेड़ा है। हमको चोर उचक्के गुंडे बदमाश थोड़ी है जिस तरीके से हमें आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वहाँ पर। हमें वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो एक राजनीतिक कैदी को मिलती है। उसके लिए हमें अखबार चाहिए, बाकी जो उन्होंने कहा है कि हमें तेल चाहिए, सोने के लिए ठीक जगह हम लोगों को चाहिए, इसको लेकर उन्होंने 116 दिन भूख हड़ताल की। बताओ 116 दिन भूख हड़ताल तो मामूली बात है। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद में यतीम दास बेचारे शहीद हो गए। जबल से उनके नली डाली गई, उसमें वो शहीद हो गए। सोचिए कमिटमेंट कितना जबरदस्त है। 116 दिन भूख हड़ताल की उन बंदों लोगों ने, और आखिरी में सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ी। कोर्ट के अंदर में जो उनके बयान दिए हुए हैं, हमारे मोदी जी बहुत बार परीक्षा ले लेते लोगों की, बहुत बार परीक्षा वो ले लेते हैं कि भगत सिंह जेल में थे तो कोई उनको मिलने गया, बोला ना कई जगह उन्होंने, कई भाषणों में बोला उन्होंने कि भगत सिंह जब जेल में था तो उसको मिलने कोई गया नहीं। भगत सिंह जब जेल में था तो राहुल गांधी उनको मिलने नहीं गए। अरे राहुल गांधी तो पैदा ही नहीं हुआ तो कैसे मिलने जाता वहाँ पर। लेकिन फैक्ट ये है कि जवाहरलाल नेहरू को ये कहा हुआ था कि आप इनका केस लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम अपना केस अपने आप ही लड़ते हैं। और जब पहला उन्होंने अपना रिप्लाई दिया कोर्ट के अंदर, जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा कि अच्छा हो कि मैंने आपका केस नहीं लिया, क्योंकि जिस उपदेश से आप लोगों ने ये सब काम किया है, शायद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैं वहां नहीं कर पाता। जो स्पष्टता उन्होंने वहां पर रखी, वो स्पष्टता शायद उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाता। इतना सुंदर तरीके से आपने अपना बयान जो है वो कोर्ट के अंदर पे रखा हुआ है। कई बार भगत सिंह से इस बात के में चर्चा करते करते उन्होंने पूछा कि भाई कौन से इश्यूज हैं जिसको लेके आपको दिक्कत आ रही है। भगत सिंह को फांसी हुई 1931 को। 1929 से 1931 के बीच की 2 साल की उनकी राइटिंग है, उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या अगर देश में है तो वो सांप्रदायिकता की समस्या है। उन्होंने कहा बड़े आसानी के साथ में देश में इतनी गरीबी है, आसानी के साथ में एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे हिंदुस्तान में जो भारत में है वो सांप्रदायिकता की समस्या है। आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है ना, कोई अलग तो हुआ नहीं उससे। आज 70 साल 100 साल के लेख लिखने के बाद में वो घटनाएं बार बार हमारे सामने में आ रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक जो समस्या है इसको खत्म करना जरूरी है। वो लिखते एक जगह, ये सांप्रदायिकता ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, पता नहीं ये कब हमारा पीछा ये छोड़ेंगे। आखिरी में लेख में एक सेंटेंस लिखते हैं वो कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, दलित, ये तो झगड़े होते ही रहते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि एक बार ये दंगे जो है वो अमीरों और गरीबों के बीच में हो, ताकि जनता को असली दुश्मन तो समझ में आए कौन है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें वर्गीय एकता की जरूरत है। जो बात कॉमरेड लेनिन ने कही, जो बात कॉमरेड मार्क्स ने कही, उसी बात को वो दोहराते हैं वहां पर कि ये पूंजीवाद का अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वर्गीय संघर्ष से ही ये काम हो सकता है। वो जब कोर्ट में जाते थे, नारे लगाते हुए जाते थे। एक समय ऐसा था वहां पर कि कोर्ट के अंदर में वो लाल रुमाल पहन के गए। वो लाल रुमाल पहन के गए कि लाल झंडा जो है, एक टाइप से लाल झंडा जो है वो लेके गए। नारे लगाए उन्होंने अपने, जो लगाते थे पहले
डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, अप सोशलिज्म के नारे लगाते थे वो। उस दिन उन्होंने एक लेटर दिया जज साहब को, बोला जज साहब ये लेटर मॉस्को में पहुंचा दो आप। तो तीसरा जो सम्मेलन हो रहा था, कम्युनिस्ट सम्मेलन हो रहा था, उसके साथ में उनके लिंक लगाने की कोशिश की। मतलब हमारा नेशनलिज्म इंटरनेशनल है। उनका अध्ययन इतना जबरदस्त हो गया था उस वक्त में कि उनको पता था कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर में जिस तरीके से सोशलिज्म लाना है उसका भी प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो लाल रुमाल पहन के वो कोर्ट में उन्होंने अपना बयान दिया। वहाँ पे जज ने उसको पूछा कि भाई नारे लगाते हैं आप इनकलाब जिंदाबाद, मतलब क्या? क्योंकि जिस वक्त में डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, अप सोशलिज्म के जब नारे लगाए तो वो बैन हो गए थे। जेल के अंदर में सारे के सारे कैदी बैठ के सोच रहे थे किया क्या जाए, ये नारा तो बैन हो गया। तो हसरत मोहानी साहब बैठे हुए थे वहाँ, जिन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाओ। ये नारा तो बहुत ही अच्छा है, तो नारा तो हसरत मोहानी ने दिया हुआ एक्चुअली। उस नारे को लेके जब उन्होंने नारा लगाया तो जज पूछ रहा है कि ये इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या है? वहां का उनका जो एक वक्तव्य है उसको आप जरूर पढ़ना। वो कह रहे हैं कि जज साहब, मेरे देश का जो कुम्हार है वो पूरे विश्व को कपड़े पहनाता है, लेकिन उसके पास अपने बच्चों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरे देश का जो किसान है वो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है, लेकिन उसके बच्चों को खाना देने के लिए उसके पास अनाज नहीं होता। मेरे देश का मजदूर जो है बड़े बड़े इमारतें बनाता है, बड़े बड़े सड़कें बनाता है, लेकिन उसके बच्चे सारी उम्र एक गंदी नालियों में पड़े हुए मिलते हैं। उनके छत ढकने के लिए, बच्चों के लिए उनके पास छत नहीं होती। तो ये जबरदस्ती का लादा हुआ भेदभाव, ये जबरदस्त संघर्ष की ओर हमको ले जा रहा है। ये व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। उनका कोर्ट का बयान पढ़ना, बहुत सुंदर बयान उन्होंने दिया, पूरी क्लियरिटी है उनकी वो करना क्या चाहते हैं। नौजवान भारत सभा को उन्होंने इस बात को लेकर लिखा हुआ है। उस वक्त वो जेल में थे जब नौजवान भारत सभा का जब सम्मेलन हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने जाके उनका संदेश पढ़ा हुआ था। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा। नौजवानों से ये कहा कि हमारा जो मकसद होना चाहिए, हमारे क्रांति के सही जो सैनिक हैं वो गांव में रहते हैं, वो गंदी बस्तियों में रहते हैं। नौजवानों से उन्हें कहा कि आप गंदी बस्तियों में जाइए, किसानों को जाके समझाइए, मजदूरों को जाके समझाइए कि किस तरीके से उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, उनको संगठित करिए आप। वहाँ पे जो उनको लिख के दिया उन्होंने कि ये काम केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। आप पढ़ना उनका जो आर्टिकल है वह, ये काम केवल कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमें इस आदर्श के लिए प्रोफेशनल क्रांतिकारी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा है कि हमें इस काम के लिए प्रोफेशनल क्रांतिकारी चाहिए। यानी हमारे समाज में जाके भाषण दे दिया और चले गए यहाँ से। ऐसे लोग चाहिए कि जिनका पेशा क्रांतिकारी है, जो पेशेवर क्रांतिकारी है। ऐसे क्रांतिकारी हमको पैदा करना जरूरी है। उनका जो सारा का सारा जो लिटरेचर है नौजवान भारत सभा में लिखा हुआ है, इतना सुंदर तरीके से उन्होंने बयान किया वहाँ पर कि जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए और उसी लाइन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। आज जो हालत देश की बनी हुई है, जो बन रही है, कई बार हम कहते भी हैं अपने अपने भाषणों में, ट्रेड यूनियन के भाषण में जाके कहते हैं
आज हालत ये है कि 1% इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास इस देश की संपत्ति का 43% हिस्सा उनके पास जमा है। 10% जो देश के जो उद्योगपति हैं उनके पास में देश में संपत्ति का 70% उनके पास में जमा है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे लिए जो सारे के सारे जो सहूलियतें होना चाहिए वो केवल अपने लिए ही इस्तेमाल कर रही है। हमारा हक हमें मिल नहीं रहा है। वही बात भगत सिंह ने उस वक्त में की कि इस देश के मजदूर किसानों को चाहिए कि वो उठे और ये राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले, तब जाके जो है सही मकसद में हम समाजवाद को ला सकते हैं। क्रांति का मतलब उन्होंने ये साफ साफ कहा, क्रांति का मतलब ये नहीं है कि आप चले बम और पिस्तौल लेकर कोई हिंसा करने चले। यहाँ क्या कहा उन्होंने कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लेके आती है, कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लेके आती है। क्रांति की तलवार जो है वो विचारों की शान से तेज की जाती है। वो विचार हमें अपने अंदर में उसको डेवलप करना जरूरी है, उस विचारों को समझना जरूरी है। फांसी के जब आखिरी दिन आया उनको देने का, एक और लेख जिसको आपको पढ़ना चाहिए, अछूत समस्या उसका इलाज। क्योंकि अछूत समस्या पे लेख पहली बार अगर किसी ने लिखा है तो भगत सिंह ने लिखा है। और उस लेख के अंदर वो कह रहे हैं अछूतों को, अरे तुम शेर हो, तुम शेर हो, उठो और अपने अधिकारों को आप छीन लो जाकर। आपके अधिकार कोई आपको देने नहीं वाला। अछूतों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप नौकरशाही के चक्कर में मत आओ, ये तुम्हारा कभी भला करने वाले हैं नहीं। उस लेख को भी आप जरूर पढ़िएगा। जिक्र हम कर रहे थे कि उनका जब फांसी का आखिरी दिन आया तो उनको कहा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो उन्होंने कहा आखिरी इच्छा है कि हमको, क्योंकि हमने तो एक युद्ध छेड़ा हुआ है, हमने इस सरकार के खिलाफ में, इस व्यवस्था के खिलाफ में युद्ध छेड़ा है, इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ में हमने युद्ध छेड़ा है। तो हमें जो है हमारी छाती पे आप गोली आप मारिए। कई बार ये विवाद आता है कि गांधी जी ने उनको बचाया नहीं, गांधी चाहे तो उनको बचा सकते थे। जो जज ने उनका जजमेंट लिखा हुआ है उसने कहा कि ये बंदा इतना खतरनाक है कि ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। ये अगर इसको मारा नहीं गया, इसको अगर सजा नहीं दी गई तो ये भारत का लेनिन बन के उभर जाएगा आने वाले समय में। वो जज कह रहा है कि उस वक्त में अंग्रेजों की हुकूमत 60 मतलब कंट्रीज में उनकी शासन चलता था उस वक्त में, और हर जगह में कहीं ना कहीं इस तरीके के आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इसको शिक्षा नहीं दी गई, इसको फांसी नहीं दी गई, तो सब जगह 60 जगह जहां पे उनका राज चल रहा है, इसी प्रकार का मूवमेंट हर जगह पे खड़ा हो जाएगा। उनको फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में, जहां उनका नाम नहीं था। पूरी ट्रायल चली किसकी? असेंबली बम कांड की, लेकिन किसी भी तरीके से फांसी उनको दे रहा था। धोखे के साथ में उन्होंने फांसी तो 24 सितंबर की दी हुई थी, लेकिन 23 सितंबर को रात को ही दे दी। और वहाँ उनसे पूछा कि भाई आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बेबो के हाथ का खाना खाना है। बेबो कौन था एक्चुअल में? बेबो वहाँ आप लोग शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगी वो बातें, क्योंकि पंजाब में और बाकी नॉर्थ साइड में हुआ करता था ये, कि वहाँ पर घर में क्या होता था कि लैट्रिन नहीं हुआ करती थी, और वो एक मतलब एक खींच के ले जाते थे, वो जमा करके ले जाते थे उसके अंदर में। जेल में भी वैसा ही सिस्टम था।
तो वहाँ वो बेगों को बोल रहे हैं कि मुझे ये सफाई कर्मचारी मतलब जमींदार है, इसके हाथ का खाना खाना है। तो वो भी हैरान हो गया। तो उसने कहा, देख भाई, बचपन में मेरी माँ ने मेरा गंदगी साफ की, मेरी पॉटियाँ साफ की, यहाँ तुमने किया है पूरा, तो लिहाज से तुम मेरी मदर का ही दर्जा है, मेरी माँ का ही दर्जा है तुम्हारा। आप बताओ कि कौन पूरे भारत के जितने भी आपके राजनेता हैं इस तरीके का काम कर सकते हैं। आज भी ये हालत बनी हुई है कि कहीं दलित रास्ते में दिख जाए तो किस तरीके से व्यवहार चल रहा है, आप लोग सब देख ही रहे हैं। 31 तारीख को जब उनको फांसी दी गई, 1931 में 23 मार्च को रात को जल्दबाजी में फांसी दी गई उनको। जल्दबाजी में रावी नदी के किनारे ले गए, वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ वो कह रहे, आखिर दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, वो मेरा गला तो दबा सकते हैं, देखिए मेरे विचारों का क्या करें। किसी आदमी का आप गला दबा सकते हैं, लेकिन उसके विचारों का पतन थोड़ी ना आप कर सकते हैं। वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं हमारे मरने के बाद में 40-50 साल तक लोग हमें याद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में भगत सिंह आप लोगों को याद आएगा। भगत सिंह का पहला जो संस्मरण है वो यशपाल ने लिखा है 1968 में जाकर। देखिए, इतने दिन से भगत सिंह का कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आया। उसके बाद में जो है उनके भतीजे जगमोहन सिंह जी ने और चमन लाल जी ने काफ़ी दस्तावेज उनके बाहर निकाले हुए हैं। जो दस्तावेज अभी सब उपलब्ध हैं हमारे, किसी भी बुक स्टॉल में आप उनको ले सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि जो संदेश भगत सिंह ने हमको दिया है, वो कहते हैं कि जब तक किसानों को और मजदूरों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल जाता, तब तक ये आज़ादी सही मायने में कोई आज़ादी है नहीं। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आप लोग काफ़ी यंग, काफ़ी नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं और आप सब लोग जो है इस कार्य को कर सकते हैं। ये कार्य को आप करिए। भगत सिंह की छवि को मत लेके जाइए, आप उसके फोटोग्राफ को मत लेके जाइए, उसके विचारों को आप लेके जाइए और जनता के बीच में जाके उसकी समझदारी लाने का आप प्रयास करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है मुझे। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।